आज के इस वीडियो में विद्यार्थियों को एक नए अध्याय सांख्यिकी या केंद्रीय प्रवृत्ति की माप का अध्ययन कराया जाएगा। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप ये सांख्यिकी के अंतर्गत एक प्रमुख शीर्षक है। सबसे पहले समझना जरूरी है कि यह सांख्यिकी क्या है। सांख्यिकी अर्थात संख्याओं से संबंधित गणनाएं। कैसे संख्याओं से संबंधित गणनाएं? यहाँ पर एक शब्द आता है आंकड़े। तो अब जो आंकड़े होते हैं, इन आंकड़ों को जब हम एक जगह इकट्ठा करते हैं, उनके गुणों का अध्ययन करते हैं या उन आंकड़ों का हम प्रबंधन करते हैं, तो यह सांख्यिकी के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर हम मुख्यतया क्या कह सकते हैं? सांख्यिकी क्या है? सांख्यिकी वास्तव में आंकड़ों का उचित प्रबंधन है। सांख्यिकी क्या है? आंकड़ों का एक उचित प्रबंधन है। अब बात आती है कि ये आंकड़े क्या हैं। जैसे हमने कक्षा में 10 विद्यार्थियों का टेस्ट लिया और टेस्ट में जो मैक्सिमम मार्क्स रखे वो भी हमने 10 ही रखे। तो किसी विद्यार्थी के 2 अंक प्राप्त हुए, किसी को 7 अंक मिले, किसी को 5 मिले, किसी को 8 मिले, किसी को 9 मिले, किसी को 0 मिले, किसी को 3 मिले, किसी को 5 मिले। तो यहाँ पर 3, 3, 6, 2, 8, किसी को 4 मिले, किसी को 6 मिले। तो इस प्रकार हमने 10 विद्यार्थियों का यहाँ टेस्ट लिया और 10 विद्यार्थियों में 10-10 नंबर का टेस्ट हुआ है और उसमें ये प्राप्तांक हमको देखने को मिले हैं। तो हम देख रहे हैं कि सभी विद्यार्थियों के प्राप्तांक प्रायः अलग अलग हैं। कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके प्राप्तांक समान हैं। ऐसा हो सकता है कि कुछ विद्यार्थी ऐसे हों कि जिनके प्राप्तांक समान हो। अब तो यहाँ पर जो हमने विद्यार्थियों के प्राप्तांक दिए गए हैं, तो ये आंकड़े कहलाते हैं। अर्थात परीक्षाओं से संबंधित जो रिजल्ट हैं आपके, वो आपके अध्ययन के आंकड़े हैं, जिसकी सहायता से हमें ये ज्ञात करते हैं कि आप पढ़ाई में कितने अच्छे हैं या कितने कमज़ोर हैं। फिर बात आती है, जो शब्द लिखा है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। तो केंद्रीय प्रवृत्ति ये क्या है? जैसे इन आंकड़ों में हम देख रहे हैं, तो ये आंकड़े किसी बीच वाली संख्या के दोनों ओर लगभग अंतराल पर पाए जा रहे हैं। जैसे हमने 10 अंक की परीक्षा ली, तो 10 में बीच की संख्या हमने ली 10 का आधा 5। तो ये 5 के आसपास इसमें कुछ आंकड़े हैं। जैसे 5 तो 5 ही है, 5 के आसपास 7 है, 5 के आसपास 6 है, 5 के आसपास 4 है, 5 के आसपास 3 भी कह दिया जाएगा। लेकिन 0 5 से बहुत दूर है, 9 5 से बहुत दूर है। तो इस प्रकार जो आंकड़े किसी एक राशि के बहुत ही सन्निकट होते हैं या आसपास होते हैं, तब उनमें केंद्रीय प्रवृत्ति कही जाती है। अब एक उदाहरण के तौर पर हमने क्या किया, इसी विद्यालय में विद्यार्थियों की ऊंचाइयों की माप कराई। तो हमने 15 विद्यार्थियों को चुना और फीते से उनकी माप जब कराई, तो हमने पाया कि जो पहला विद्यार्थी है वो 148 सेंटीमीटर का है, दूसरा 149 सेंटीमीटर का है, तीसरा 147 सेंटीमीटर का है, फिर अगला 150 सेंटीमीटर का निकला, अगला 145 सेंटीमीटर, अगला 146 सेंटीमीटर, अगला 149 सेंटीमीटर, अगला 148 सेंटीमीटर, अगला 150 सेंटीमीटर, फिर 147 सेंटीमीटर, फिर 146 सेंटीमीटर, फिर 150 सेंटीमीटर, फिर 148 सेंटीमीटर, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 1, 13, 146 सेंटीमीटर।
147 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार जब हमने 15 विद्यार्थियों की माप ली तो उसमें हमने पाया क्या कि अब ये आंकड़े हमको मिल गए, और इन आंकड़ों में जब अध्ययन किया तो न्यूनतम क्या मिला हमको, राशि, न्यूनतम राशि कितनी यहाँ पे मिल रही है। तो देखो यहाँ पर हमको कम से कम क्या मिल रहा है, 145, 145, और अधिकतम जो हमको मान मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 150। यानी जितने भी आंकड़े हैं 145 से 150 के बीच में हैं। तो अगर हम ये संख्याएं कुछ इस प्रकार लिखें, 145, 146, 147, 148, 149, 150, तो इन राशियों के मध्य आंकड़े हैं। यहाँ पर हमने देखा कि 145 एक ही बार प्रयोग किया गया है, यानी इसका प्रयोग बहुत ही कम हुआ, सबसे कम हुआ एक बार, और 150 जो आंकड़ा है इसका प्रयोग 1, 2, 3 बार हुआ है। तो हम देख रहे हैं इस आंकड़े का प्रयोग ज़्यादा बार हुआ है। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि इनके बीच की संख्या क्या है। तो बीच की संख्या 147 और 48 है। तो हम देख रहे हैं कि ये जो आंकड़े दिए गए हैं ये 148 या 147 के इर्द गिर्द आंकड़े हैं। तो फिर क्या कहा जाएगा कि इन आंकड़ों में केंद्रीय प्रवृत्ति का गुण अधिक पाया जाता है, क्योंकि इनका अंतराल देखिए क्या, 145 और 150 के बीच का 5, और यहाँ न्यूनतम 0 थे और यहाँ अधिकतम 9 अंक थे। यहाँ पर अंतराल कितना हो रहा है, 9 का, अर्थात इनमें ज़्यादा परिसर पाया जा रहा है और यहाँ पर परिसर कम पाया जा रहा है। तो जब पर्याप्त आंकड़ों में परिसर कम होगा तो उनमें केंद्रीय प्रवृत्ति अधिक होगी, और यदि आंकड़ों में परिसर ज़्यादा होगा तो केंद्रीय प्रवृत्ति कम होगी। अब बात करते हैं कि ये जो आंकड़ों में ये संख्यात्मक मान लिखे गए हैं या जो राशियां लिखी गई हैं, इन राशियों को हम इन सांख्यिकी की भाषा में कहते क्या हैं। तो इन्हें हम पद कहते हैं। जैसे यहाँ पर जो भी लिखे हैं 2, 7, 5, 8, 9, 148, 149, ये क्या हैं, पद हैं। तो ये क्या होते हैं, आंकड़ों का संख्यात्मक मान पद कहलाता है ना। जैसे आंकड़े दिए गए हैं 2, 5, 148, 150 आदि आंकड़ों के पद हैं। फिर इसके बाद एक शब्द आता है बारंबारता। क्योंकि एक एक शब्द के बारे में अगर आप सही से समझेंगे तो यह अध्याय आपके लिए बिल्कुल सरल होने वाला है। बारंबारता, यदि कोई एक पद एक से अधिक बार आता है, यदि कोई पद एक से अधिक बार आता है तो आंकड़ों में किसी पद के पुनरावृत्ति करने की संख्या बारंबारता कहलाती है। जैसे हम यहाँ पर अब देखें ऊपर आंकड़ों में कि जैसे पहले जो आंकड़े दिए गए हैं तो इनमें देखते हैं, हमने देखा 5, 5 क्या बार आया है, 2, तो 5 की बारंबारता 2। इसी प्रकार इन आंकड़ों में अगर देखें, हम मान लो 148 को चुन लेते हैं तो देखो 148 1, 2, 3, 148 की बारंबारता 3। इसी प्रकार अगर हमने यहाँ पे 146 चुन लिया, 146 कई बार देखो प्रयोग किया गया है, 1, 2, 3,
यह भी 3 बार प्रयोग किया गया है। अगर आप 150 को देखना चाहें तो 150 भी देखो, 1 2 3 बार किया गया है ना। तो इस प्रकार कोई पद कितने बार आंकड़ों में प्रयोग किया गया है या उसकी पुनरावृत्ति हुई है, वह संख्या आंकड़ों में पदों की बारंबारता कहलाती है। अब समझते हैं आंकड़ों के प्रकार कि जो आंकड़े हमको देखने को मिलेंगे, जिनका हम प्रयोग करेंगे, वो कितने प्रकार के हैं। तो आंकड़े मुख्यतया आपको 2 प्रकार के मिलेंगे, अवर्गीकृत और वर्गीकृत। अवर्गीकृत आंकड़े भी आपको 2 प्रकार के मिलेंगे। नंबर फर्स्ट फुटकर, नंबर 2 सारणीबद्ध तरीके से अर्थात बंटन युक्त। यहाँ पर जो सारणीबद्ध तरीके के बंटन युक्त आंकड़े आपके मिलेंगे, उन आंकड़ों में आपको पद और बारंबारता इस प्रकार से मिलेंगे। कैसे? जैसे अभी हमने जैसे पहले यहाँ पे दिखाए थे, पहले आंकड़े, ये आंकड़े फुटकर आंकड़े हैं और ये आंकड़े भी फुटकर आंकड़े हैं। लेकिन इन आंकड़ों को यदि हम इस प्रकार से सजाते हैं, जैसा कि यहाँ लिखा है, 5 की बारंबारता 2, 148 की बारंबारता 3, 146 की बारंबारता 3, तो इस प्रकार अगर हम सजा लेते हैं तो फिर ये आंकड़े हमारे सारणीबद्ध या पद बारंबारता सारणी के रूप में हमको प्राप्त होने लगते हैं। तो यहाँ पर ये अवर्गीकृत आंकड़े सारणीबद्ध हो जाते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं सारणीबद्ध बंटन वाले आंकड़े कौन है? पद बारंबारता युक्त आंकड़े। और दूसरे जो आंकड़े होते हैं, वर्गीकृत आंकड़े होते हैं, इनमें क्या होता है, बारंबारता के साथ वर्गंतराल, ठीक है ना, बारंबारता के साथ साथ वर्गंतराल भी होता है। तो जो वर्गीकृत आंकड़े होंगे उनमें आपको वर्गंतराल देखने को मिलेगा। जैसे उदाहरण के तौर पर हम ये कुछ आंकड़े आपके सामने देखिए ला रहे हैं। यहाँ पर ये 3 प्रश्न विद्यार्थियों के सामने हैं। तो जैसे पहला प्रश्न है, निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। अभी हम इसको हल करना विद्यार्थियों को सिखाएंगे। तो यहाँ पर जो आंकड़े दिए गए हैं, ये फुटकर आंकड़े दिए गए हैं, अर्थात ये आंकड़े अवर्गीकृत हैं। दूसरे प्रश्न में निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए x दिया गया है, x हम कहते हैं पद को, और f दिया गया है, f कहते हैं बारंबारता को। अर्थात पदों की बारंबारताएं दी गई हैं। जैसे 19 21 बार प्रयोग किया गया है आंकड़ों में, 21 15 बार प्रयोग किया गया है, 23 16 बार प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार जब ये आंकड़े दिए गए हैं तो पद और बारंबारता दी गए हैं, तो यहाँ पर ये आंकड़े क्या कहलाएंगे? अवर्गीकृत हैं किंतु सारणीबद्ध हैं। इसी प्रकार जो तीसरा प्रश्न आपके सामने है, तो यहाँ पर आंकड़ों की स्थिति क्या है? ये आंकड़े वर्गीकृत हैं क्योंकि इन आंकड़ों में वर्गंतराल दिया गया है। इन आंकड़ों में क्या दिया गया है? वर्गंतराल दिया गया है। 1 से 3 9 संख्या है, 3 से 5 आंकड़ों की संख्या 22 है, 5 से 7 ये क्या है? पदों का अंतराल। ठीक, तो इनको वर्ग या वर्ग अंतराल भी कहते हैं, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। 5 से 7 में 27 आंकड़े हैं, 7 से 10 के बीच के 17 आंकड़े हैं। तो इस प्रकार यदि आंकड़े दिए गए हैं तो ये आंकड़े कैसे हैं? वर्गीकृत। तो जैसे हमने अभी देखा यहाँ पर, जैसे फुटकर आंकड़े प्रश्न संख्या 1 के, सारणीबद्ध बंटन वाले आंकड़े प्रश्न संख्या 2 के, और प्रश्न संख्या 3 के आंकड़े कैसे हैं? वर्गीकृत आंकड़े हैं। तो ये हमने अभी सीखा आंकड़ों के प्रकार। अब देखते हैं माध्य। माध्य केंद्रीय प्रवृत्ति का एक गुण है। कैसा गुण है? इसको हमने प्रारंभ में सबसे पहले जब माध्य को पढ़ा था तो वह किस रूप में पढ़ा था? औसत के रूप में। फिर इसको आगे चलकर हम माध्य या समांतर माध्य,
के रूप में पढ़ते हैं। तो ये औसत, माध्य, समांतर माध्य, ये एक ही शब्द के पर्याय हैं, अर्थात इनसे एक ही हमको बात का बोध होता है। औसत का जब हम प्रयोग करते हैं तो यह अवर्गीकृत फुटकर जो आंकड़े हैं उनके संबंध में इसकी बात की जाती है। औसत का तात्पर्य क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। सबसे पहले आपको यही पढ़ाया गया। औसत का मतलब पदों का योग बटे पदों की संख्या, और यही माध्य का तात्पर्य है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो इनका सूत्र क्या हो गया? सबसे जो सरल सूत्र है वो क्या है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। ये सबसे मुख्य और बेसिक ये फार्मूला है, चाहे वो औसत का हो, चाहे वो माध्य का हो, चाहे समांतर माध्य का हो। तो अभी हमने देखा कि यहाँ पर कि हमारे पास आंकड़े जो मिले हैं वो कितने प्रकार के मिले हैं? 3 प्रकार के आंकड़े हमने देखे हैं। अवर्गीकृत आंकड़ों में 2 प्रकार के, और फिर वर्गीकृत आंकड़ा 1 प्रकार का। अब जानेंगे माध्य ज्ञात करने के विभिन्न सूत्र। जैसा कि अभी आपको बताया कि आंकड़े मुख्यतः 2 प्रकार के, अवर्गीकृत तथा वर्गीकृत। अवर्गीकृत आंकड़ों में 2 प्रकार के, फर्स्ट फुटकर और सेकंड पद बारंबारता वाले सारणीबद्ध। तो पहले फर्स्ट की हम बात करते हैं, फुटकर आंकड़ों का माध्य। अब आपको ये ध्यान देना है कि माध्य ज्ञात करने के लिए हमारे पास 3 विधियां हैं। पहली सामान्य विधि या प्रत्यक्ष विधि, दूसरी विधि लघु विधि या कल्पित माध्य विधि भी इसको बोलते हैं, और तीसरी होती है पग विचलन विधि। तो यहाँ पर जो सबसे पहली विधि होती है, जो हमने सामान्य सूत्र सीखा है कि औसत, माध्य, समांतर माध्य क्या है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। अगर हम पदों को x से डिनोट करते हैं, x कहते हैं पदों को, तो पदों का योग फिर कहा जाएगा सिग्मा x, और पदों की संख्या कही जाती है n। ठीक, तो यहाँ पर ये पदों का योग सिग्मा x बटे पदों की संख्या n हो जाती है। तो यहाँ पर हम सूत्र को लिख सकते हैं, सिग्मा x अपान n। अब अगर आपको लघु विधि या कल्पित माध्य विधि द्वारा अवर्गीकृत फुटकर आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना है, तो यहाँ सूत्र होता है a प्लस सिग्मा d बटे n। यहाँ जो d होता है वो x माइनस a होता है, और जो a है इसे हम कल्पित माध्य कहते हैं। जब आपको प्रश्नों को हल करना सिखाया जाएगा तो विस्तार से पूरी बात आपको सिखाई जाएगी। यहाँ पर आपको केवल सूत्रों को ध्यान देना है। a प्लस सिग्मा d अपॉन n होता है। पग विचलन विधि में क्या होता है? यहाँ पर ये कैपिटल A स्मॉल a बन जाता है, प्लस एक चर h प्रयोग हो जाता है। यहाँ पर इसको हम अंतराल के रूप में देखते हैं, और सिग्मा u बटे n, a प्लस h सिग्मा u बटे n, ये सूत्र यहाँ पर हो जाता है। और जो u है यहाँ पर ये x माइनस a बटा h होता है। एक बात और बहुत ध्यान देने योग्य है कि जैसे इसका जो सबसे प्रारंभिक सूत्र है सिग्मा x बटे n, इसको विद्यार्थी देखें, ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है सिग्मा x बटे n। इसको आपको अच्छे से समझना है कि ये जो सिग्मा x बटे n है, इसका तात्पर्य सिग्मा का मतलब होता है योग, x है पद, पदों का योग, अर्थात पहला पद प्लस दूसरा पद प्लस तीसरा पद प्लस चौथा पद प्लस एंड सो ऑन, अर्थात जितने पद दिए गए हैं। अगर 10 पद दिए गए हैं तो 10 क्रमागत पदों का योग, बटे n क्या है? पदों की संख्या है। बटे n तो वैसे ही लिखा है। अब इस बटे n को 1 अपान n देखो हमने इस प्रकार लिख लिया है, और इस पदों के योग को ये देखिए इस प्रकार भी लिखा जा सकता है।
यहाँ पे सिग्मा विस्तारित स्वरूप में लिखा हुआ है, सिग्मा के ऊपर n लिखा है अर्थात पदों की संख्या n है, i बराबर 1 लिखा है अर्थात प्रत्येक पद का अंतराल 1 है अर्थात पहला फिर दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा, ये i बराबर 1 अर्थात क्रमागत पद हैं, ठीक है ना। और i का तात्पर्य यहाँ पर इसलिए लिख दिया गया है कि जब i की जगह आप 1 लिखेंगे तो पहला पद कहलाएगा, 2 लिखेंगे तो दूसरा कहलाएगा, 3 लिखेंगे तो तीसरा। तो i यहाँ पर उस पद का क्रमांक प्रदर्शित करता है, तो इस रूप में लिख दिया गया है। और सामान्यता सूत्र आपको इस रूप में ही याद रखना है। और इसका मीनिंग क्या है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। इसका विस्तारित स्वरूप इस रूप में, कभी कभी आपको प्रश्न में, बहुविकल्पीय प्रश्नों में यह स्वरूप देखने को मिल जाएगा। अब देखते हैं, जब पद बारंबारता दिए गए हों या सारणीबद्ध आंकड़े दिए गए हों जो कि अवर्गीकृत की श्रेणी में आए, तो उनका हम क्या करेंगे? जब समांतर माध्य निकालेंगे तो यहाँ पे चूंकि पद के साथ बारंबारता दी गई है, पद को हम x बोलते हैं, बारंबारता को हम f बोलते हैं, तो इन दोनों का गुणनफल हम निकालते हैं सिग्मा fx, तब बटे n का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार यहाँ पर जब इसका सूत्र लिखेंगे लघु विधि द्वारा, तो a प्लस सिग्मा fd हो जाएगा बटे n। यहाँ पर जब आप आएंगे तो a प्लस h सिग्मा fu बटे n हो जाएगा। देखिए सूत्र एक जैसे ही हैं, ये सिग्मा x बटे n, यहाँ पर बारंबारता आ गई है, इसलिए हमको क्या करना पड़ा? पदों में बारंबारता का गुणा करना पड़ा। ठीक, यहाँ हमने विचलन निकाला था d, तो विचलन में हमको बारंबारता का गुणा करना पड़ा। यहाँ पर पग विचलन हमने निकाला था u इस सूत्र के माध्यम से, तो यहाँ पर उसमें हमको f का गुणा करना पड़ा। अर्थात यदि अवर्गीकृत आंकड़ों में पद के साथ बारंबारता आ जाए तो उस बारंबारता का हमें गुणा कर आंकड़े हल करने पड़ते हैं या उनके मान ज्ञात करने पड़ते हैं। अब आते हैं, जब वर्गीकृत आंकड़े हों तब उनका माध्य क्या हो जाता है? वहाँ पर भी यही सूत्र प्रयोग होता है, सिग्मा fx बटे n। बस अर्थ क्या आ जाता है? यहाँ जो x होता है, यहाँ जो x है, पहले x क्या था? पद। यहाँ x क्या है? वर्ग अंतराल का मध्यमान। f क्या है? बारंबारता। और यहाँ पर x क्या है? पद को हम x कहेंगे और बारंबारता को हम f कहेंगे। तो बारंबारता f है और पद क्या है? x है। इसी प्रकार अगर हमको निकालना है लघु विधि से, तो a प्लस यही सूत्र होगा सिग्मा fd अपॉन n। और अगर हमको पग वितलन विधि का प्रयोग करना है तो यहाँ पर हम लिखेंगे a प्लस h बार u। अभी ये बार u क्या है? सूत्र वही है, जैसे देखो हमने यहाँ पे देखा एक सूत्र, दोनों एक जैसे हैं, यहाँ भी दोनों एक जैसे, तो ये भी दोनों एक जैसे हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये जो बार u है ये सिग्मा fu बटे n कहलाता है। तो वही सिग्मा fu को हमने बार u लिख दिया। ठीक, और यहाँ पर तीनों जगह जो माध्य लिखा हुआ है, इस माध्य को भी ऐसे बार x के रूप में लिखा जाता है। ये माध्य को हम क्या लिख सकते हैं? बार x। x के ऊपर ये जो लाइन खींची इसको हम बार x बोलते हैं। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि हमने तीनों प्रकार के आंकड़ों से, फुटकर आंकड़ों का, सारणीबद्ध फुटकर आंकड़ों का, और ये क्या है? वर्गीकृत आंकड़ों का, तीनों प्रकार के आंकड़ों का माध्य के सूत्र जान लिए हैं। अब छोटे छोटे प्रश्नों को पहले हम प्रत्यक्ष या सामान्य विधि से हल करना सीखते हैं। अब ये 3 प्रश्न विद्यार्थियों के सामने हैं। इन तीनों प्रश्नों को हम प्रत्यक्ष विधि या सामान्य विधि से इनका माध्य निकालना विद्यार्थियों को सिखाएंगे। तो देखिए पहला प्रश्न आपके सामने
ये आंकड़े दिए गए हैं, निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 1 है, तो यहाँ पे जो पद दिए गए हैं तो चाहे तो आप इस प्रकार लिख सकते हैं, पद बराबर 13, 17, 21, 28, 39, 23, 37, 49। तो और पदों की संख्या यहाँ पे लिख दीजिए, पदों की संख्या n बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, n बराबर हो गया 8। अब आगे क्या लिखेंगे, अतः माध्य जिसको हम बार x कहते हैं बराबर, सूत्र क्या पढ़ा, सिग्मा x बटे n, अर्थात पदों का योग क्या हो जाएगा, 13 प्लस 17 प्लस 21 प्लस 28 प्लस 39 प्लस 23 प्लस 37 प्लस 49 बटे पदों की संख्या 8। तो 9, 7, 16, 3, 19, 9, 28, 28, 8, 37, 1, 38, 7, 45 और 3, 48 के 8 हासिल है 4, 4, 4, 8, 3, 11, 2, 13, 3, 16, 2, 18, 2, 20, 1, 21, 1, 22 बटे 8। तो बराबर 8 का भाग लगा दीजिए, तो 8 दूनी 16, बचे कितने, 6 हो गए 68, 8 अट्ठे 64, बचे कितने, 4 लग गया दशमलव, 8 पंचे 40। तो इस प्रकार 28.5 इन आंकड़ों का माध्य प्राप्त हो गया। यहाँ पर भी जोड़ में कोई त्रुटि है, 9, 7, 16, 16, 3, 19, 19, 9, 28, 28, 8, 36, 36, 1, 37, 37, 7, 44, 44, 3, 47, 8 की जगह यहाँ पे 7 है। तो हासिल है 4, 4, 4, 8, 3, 11, 2, 13, 13, 3, 16, 16, 2, 18, 18, 2, 20, 20, 1, 21, 1, 22, 227 आएगा। तो 8 दूनी 16 और बचे कितने, 6, 67 हो गए, 8 अट्ठे 64, बचे 3, 30 हो गए। तो 8 त्रिक 24, अब बचे 6, तो आप 6 के 60 हो जाएंगे, 8 सत्ते 56। तो ये इतना ही हम निकालेंगे, इसको बराबर सही ढंग से लिख दें, 28.37। तो ये आपका आंकड़ा निकल आया, आंकड़ों का माध्य। अब देखिए प्रश्न संख्या 2, यहाँ पर बारंबारता बंटन दिया गया है, अर्थात सारणी दी गई है, इसका माध्य आपको ज्ञात करना है। तो ये सारणी जो क्षैतिज दी गई है, इसे आपको ऊर्ध्वाधर बनाना पड़ेगा। तो पहले कॉलम में x दिया गया है, फिर दूसरे कॉलम में, अभी यहाँ पे रो है, इसको हम कॉलम बना रहे हैं, दूसरे कॉलम में हम f लिखेंगे। x किसको कहते हैं, हम पद को कहते हैं। f किसको कहा जाता है, ये बारंबारता को कहा जाता है। तो पद क्या है यहाँ पर, पहले लिखते हैं 19, 21, 23, 25, 27, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 29 और 31। बारंबारताएं लिख लेते हैं, 21, 15, 16, 18, फिर 16, 15, 13। तो 16, 15 और 13। तो इस प्रकार ये बारंबारता हो गई। जो अगला कॉलम बनेगा वो f इंटू एक्स का बनेगा। अब अपनी पटरी से आप इन्हें बढ़िया साफ सुथरी एक टेबल के रूप में बना लें, इस प्रकार। क्योंकि हम तो ये आपको केवल पेन से ही सीधे खींचकर बना के सिखा रहे हैं, लेकिन आप अपनी कॉपी पर बढ़िया आकर्षक टेबल बनाएं। ये कॉलम्स का बंटवारा भी दिखा देते हैं इस प्रकार। अब एफ एक्स करना है, एफ इंटू एक्स।
इनका दोनों का आपस में गुणा करना है। तो चलिए कर लेते हैं। 19 एकम 19, 19 दूनी 38, 38 और 2 40। इसी प्रकार 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 1 31, 16 तिया 48, 16 दूनी 32, 4 36। फिर 25 अट्ठे 200, 25 एकम 25 और 20 45। फिर 16 छत्ते 112 और 16 दूनी 32 और 11 43। फिर 15 नौया 135, 15 दूनी 30 और 13 43। फिर 13 एकम 13 और 13 39, 1 40। इन सब का टोटल करेंगे। हाँ, यहाँ थोड़ा संशोधन कर दें। 19 एकम 19, 19 दूनी 38, 1 39, 399। चलिए अब टोटल कर लेते हैं। 9 5 14, 14 और 8 22, 22 2 24, 24 5 29, 29 3 32 का 2 हासिल है 3, 3 6, 3 9, 5 14, 6 20, 1 21, 21 और 9 30। फिर से देख लीजिए। 3 3 6, 3 9, 5 14, 6 20, 1 21, 9 30। फिर हासिल 3, 3 6, 3 9, 3 12, 12 4 16, 16 4 20, 20 4 24, 24 4 28। ये क्या निकल आया? ये एफ का योग निकला है। इसको हम सिग्मा एफ बोलते हैं। तो ये मान हमारे पास निकला है। हम लिखेंगे यहाँ पर, चाहे तो हम अगर जगह हमको यहाँ मिल रही है तो लिखेंगे चूंकि इधर बारंबारताओं का योग भी कर लीजिए, सिग्मा एफ, इसको हम कहेंगे सिग्मा एफ या इसको एन भी कहेंगे। 5 1 6 6 12 8 20, 20 6 26, 26 और 5 31, 3 34, 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 11, 3 2 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11। तो ये आ गया n बराबर 114, n बराबर 114। और तथा यहाँ पे लिख दो, तथा सिग्मा एफ एक्स बराबर आ गया 2802। तो बाद बार एक्स बराबर क्या है? सिग्मा एफ एक्स बटे एन, तो बराबर 2802 बटे 114। अब 114 का आपको भाग लगा देना है। जब भाग लगाएंगे तो ये 24.5 प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार आप इसे हल कर लिए। अब इसी प्रकार तीसरा प्रश्न है। जब इसका हल करेंगे तो ये जो क्षैतिज सारणी है इसको ऊर्ध्वाधर कर लेंगे। तो वर्ग अंतराल की सहायता से मध्यमान निकाला जाता है। बारंबारता दी गई है, मध्यमान निकालेंगे। बारंबारता को f कहते हैं, मध्यमान को x कहते हैं। तब इसके बाद f इंटू एक्स निकाला जाएगा। तो वर्ग अंतराल दिया गया 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7 और 7 से 10। बारंबारताएं हैं 9, 22, 27 और 17। जब आप मध्यमान निकालेंगे तो मध्यमान क्या होता है? दोनों को जोड़ के आधा किया जाता है। 3 1 4 और उसका आधा 2। इसी प्रकार 5 3 8 और इसका आधा 4, 7 5 12 इसका आधा 6 और 10 7 17 इसका आधा हो गया तुम्हारा 8.5। अब इसको सारणी बना लीजिए। इस प्रकार अच्छे से सारणीबद्ध कर लीजिए और इनका आपस में गुणा कर लेते हैं। 9 दूनी 18,
22 चौक 88, 6 सते 42, 6 दूनी 12, 4 16, 17 पना 85, दशमलव लग गया, और 17 अट्ठे 136, और यहाँ पर 8 136 8 144 ये आ गया। अब क्या करना है, इसके बाद जोड़ना होगा तुम्हें सिग्मा fx को, और इधर बारंबारताओं को जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ से n बराबर निकल के आएगा। तो ये 0.5 अलग कर लीजिए, 4 2 6 6 8 14 14 8 22 हासिल है 2 2 1 3 3 8 11 11 6 17 17 4 21 हासिल है 2 2 1 3 1 4 412.5 आ गया। इधर आते हैं 7 7 14 2 16 9 25 2 2 4 2 6 1 7 2 2 4 2 6 1 7 हो गया, 75 आ गया। तो चूंकि बार x बराबर सिग्मा fx बटे n, तो बराबर 412.5 बटे 75। अब भाग लगा देंगे 75 का 412 में, ये आ जाएगा आपका 5.5। तो ये निकल आया माध्य। तो इस प्रकार तीनों प्रकार के प्रश्नों का माध्य निकालना विद्यार्थियों ने सीखा। कौन सी विधि, सामान्य विधि या प्रत्यक्ष विधि। अब अगले वीडियो में विद्यार्थियों को लघु विधि तथा पग विचलन विधि के द्वारा सभी प्रकार के आंकड़ों का माध्य अर्थात समांतर माध्य निकालना सिखाया जाएगा।